हेलो फ्रेंड्स। आज का प्रश्न है हम लोगों का, भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हम लोगों का, उसकी संरचना कैसी है। संरचना मतलब ये नहीं बताना है कितना दीवार है कितना रूम है, बताना है उसका गठन में कितने जजेज हैं, क्या प्रक्रिया है, कहाँ उनका स्थान होगा, ये सारी चीज़ें बतानी है। और उसके अधिकार एवं कार्य। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे पिछले सवाल में कि जो अधिकार होता है उसी अधिकार के अनुसार कार्य किया जाता है। मतलब अधिकार और कार्य एक ही शब्द अगर मान लें कुछ क्षण के लिए तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग देखते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय की संरचना एवं अधिकार और कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्याय का क्या मतलब है कि इसमें सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर छोटे छोटे न्यायालय है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। जैसे आप देखिए, पटना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, रांची हाई कोर्ट है, इस तरह से ढेर ढेर सारे हाई कोर्ट्स हैं। अब उस हाई कोर्ट के नीचे ढेर सारे जिला कोर्ट और अन्य कोर्ट आते हैं। जैसे इसके अंदर मान लो पटना हाई कोर्ट के अंदर पूर्णिया है, कटिहार है, अलग अलग जगह अलग अलग जिला कोर्ट है। उसके अंदर अनुमंडल के स्तर पर भी कोर्ट होता है। तो ये क्या है कि सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, ये इसके अंडर में काम करता है। ये जो है इसके अंडर में काम करता है, तो इसको एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर तुलना कर लें हम अमेरिका से, तो अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में है क्या, एकीकृत न्याय व्यवस्था की जगह वहाँ व्यवस्था ऐसी है कि केंद्र सरकार के लिए जो कोर्ट है, राज्य सरकार के लिए जो कोर्ट है, वो दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब राज्य सरकार के विषय को देखने के लिए राज्य सरकार का कोर्ट और केंद्र सरकार के विषय को देखने के लिए केंद्र सरकार का कोर्ट है। तो वहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था नहीं है, जबकि उसका न्याय व्यवस्था भिन्न है यहाँ से। तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की श्रेणियां हैं, उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक, तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई इंट्रो का। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़े हैं तो अब इतना पता होगा कि भारतीय संविधान की में अधिकांश बातें, सबसे अधिक बातें जो है कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि उसी को सेम टू सेम छाप लिया गया है या थोड़ा बहुत बदल के छाप लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो न्यायालय की यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यह केंद्रीय तथा राज्यों की विधियों को लागू करती है। मतलब केंद्र जो कानून बनाती है और राज्य जो कानून बनाती है, उसके कानून मतलब विधि को लागू करती है। कौन लागू करती है, न्यायालय लागू करती है। यह संविधान की भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों का उल्लेख है। अगर आप अनुच्छेद याद कर रख सकते हैं तो बस एक अनुच्छेद लिख देना, आंसर में आपको आंसर में 2-3 नंबर बढ़ा सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 5, कौन सा भाग में, भाग 5 जो संघ सरकार का वर्णन करता है, उसी में अनुच्छेद 124 से 127 तक क्या है, उच्चतम न्यायालय की गठन की व्यवस्था की गई है। गठन इसकी क्या कैसे होगा, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी संरचना की बात करेंगे। तो संरचना में सबसे पहले हम लोग ले लेंगे जज की संख्या। संरचना लिख के हेडलाइन बनाएंगे, उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स बना दीजिएगा। एक है जज की संख्या। इस समय उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश है। 34 न्यायाधीश में एक न्यायमूर्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। हालांकि ये समय समय पर बदलते रहता है। शुरू में 8-9 ही न्यायाधीश थे, 8 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। जब गठन हुआ था इसका 28 फरवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था, तो उस समय मात्र 9 न्यायाधीश थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, 34 न्यायाधीश है मतलब उच्चतम न्यायालय में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। उसके बाद अगला बात करेंगे इसकी नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, आप लोगों को पता होगा 99वां संविधान संशोधन 99th जो है CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें किया गया था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो खैर वरीयता के आधार पे होता, मतलब जो अधिक समय से है, सबसे ऊपर सीनियर है कोर्ट के अंदर, वही मुख्य न्यायाधीश बनता है पिछले वाले के रिटायर होने पर। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार देकर उसको खत्म कर दिया। उसके जगह पर कॉलेजियम प्रणाली युक्त की जाती है। क्या, कौन सी प्रणाली, कॉलेजियम, याद रखिएगा। मतलब कॉलेजियम, कॉलेज जो है ना, कॉलेज शब्द में
ईएम लगा दीजिए, कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो मुख्य न्यायालय की यानी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की परामर्श आवश्यक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इस नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो उसकी नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति की यानी मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेना आवश्यक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की बात है, अहर्ताएं, इसको याद रखिएगा। वैसे दो अहर्ताएं हैं, दोनों में से दोनों अहर्ताएं पूरी होनी चाहिए तब जाके। पहली अहर्ताएं है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत से बाहर का कोई भी नागरिक जो है, अगर भारत की नागरिकता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता। जिस तरह राष्ट्रपति होने का भी पहला शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव लड़ने का भी पहला शर्त वही है, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? दूसरे शर्त के 3 भाग हैं, तीनों में से कोई भी एक पूरा हो तो उसे जो है क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। पहला है, उसे उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश का कार्य किया हो, किसी हाई कोर्ट में, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में। देश के अंदर अभी 25 हाई कोर्ट है, 25 में से किसी भी हाई कोर्ट या 2-3 हाई कोर्ट मिलाकर कम से कम कितना जो है 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। अगर वो 5 वर्ष न्यायाधीश नहीं रहा है तो उच्च न्यायालय और न्यायालयों को मिलाकर, उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालय को मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक जो है वकील का काम किया हो, वकील का कार्य किया हो। और तीसरा अहर्ताएं क्या है कि राष्ट्रपति के नज़र में विधि का ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति माने कि ये जो है कानून का पारंगत ज्ञाता है। तो ऐसे तीनों में से कोई एक शर्त, और उसके बाद ऊपर में भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर इंट्रो क्या लिखे थे, इसका इंट्रो हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय की व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय की श्रेणियां हैं, उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायालय की यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। यह केंद्र और राज्य की कानून को लागू करती है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 127 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता और न्याय क्षेत्र का उल्लेख करता है। अब संरचना की बात करें तो अगर देखें इसकी संरचना की को निम्न आधार पर देखा जा सकता है। जज की संख्या शुरुआती दौर पे 9 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 8 अन्य न्यायाधीश, लेकिन समय समय पर इस पर वृद्धि करती गई समय के मांग के अनुसार। इस समय टोटल 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति का, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश अथवा सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब अहर्ताएं, भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज होना चाहिए, या 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधि का ज्ञाता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के तरफ। तो हम लोगों का अगला है अब इसका शपथ। जैसे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसका शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति अगर किसी को नियुक्त कर दे कि जाओ भाई मेरे बदले शपथ दिला दो, तो वो जो है शपथ लेता है न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने। न्यायाधीशों का कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेना होता है। न्यायाधीशों का शपथ में क्या है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेना पड़ता है। तो न्यायाधीशों को कार्यभार संभालने से पूर्व जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष जो है संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का शपथ। अगला है पदावधि, कितने साल तक काम करेंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि इतना साल तक ही वो जज रह सकता है, बस है क्या, रिटायरमेंट की आयु है। अगर 65 वर्ष आयु तक वो पद पर बना रह सकता है। जिस व्यक्ति का आयु 65 वर्ष हो गया उसे जो है अपना पद त्याग कर देना पड़ता है, उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र, उसके अलावा अगर 65 वर्ष से पहले वो छोड़ना चाहे तो वो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर वो पद से हट सकता है, अथवा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद द्वारा हटाया भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र तरीका क्या है? यदि वो क्या हो, सिद्ध कदाचार के आधार पर। वैसे और भी है, सिद्ध कदाचार, असमर्थता के आधार पर, या क्या बोल रहे हैं कि साबित हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कोई गलती की है,
उसका कदाचार सिद्ध हो जाए अथवा असमर्थ हो जाए, जैसे पागल हो गया, दिवालिया हो गया, ऐसी स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का क्या तरीका था? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। तो जज में संविधान का उल्लंघन नहीं लिखित है, क्या है कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। तो यानी पदावधि भी 3 तरह से, 65 वर्ष की आयु, दूसरा राष्ट्रपति को त्यागपत्र स्वयं दे दे, अन्यथा अगर कदाचार करे तो ऐसी स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। अगला है उसका सुप्रीम कोर्ट का स्थान। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, अगर जब कुछ भी छोड़िए लेकिन इस पॉइंट को नहीं छोड़िएगा संरचना में। संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया गया है। हाई सुप्रीम कोर्ट वैसे भी कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अगर राष्ट्रपति से वो पहले ऑर्डर ले ले, उसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश देश के किसी भी कोने में उच्चतम न्यायालय का स्थान और नियुक्त कर सकता है। जैसे कई बार जो है जम्मू कश्मीर में उच्चतम न्यायालय का जो है बेंच बैठाया गया जरूरत पड़ने पर, उसी आधार पर। तो इसका स्थान कहाँ? दिल्ली घोषित किया गया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं भी नियुक्त कर सकता। अब है कि इसकी खर्चे कौन उठाएगा? जैसे इसको न्यायाधीशों को वेतन देनी है, पेंशन देना है, और भी बातें हैं, जैसे खर्च, बिजली बिल, कुछ भी देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के वेतन, भत्ते और पेंशन अन्य खर्चे देश की संचित निधि पर भारित होती है। मतलब देश का जो संचित निधि है, संचित कोष है, उसी पर से उच्चतम न्यायालय का वेतन, भत्ता, पेंशन और अन्य खर्चे मिलती है। अब इसका न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां देखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी इंट्रो लिख दिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों का क्षेत्राधिकार का उल्लेखित किया गया। बहुत व्यापक शक्ति है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति को निम्न तरह से देख सकते हैं। पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार को जरा गौर से समझिएगा क्या है। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार को हम कई भागों में देख सकते हैं। इसका मेन काम क्या है? मेन काम क्या है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, मान लो केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही या कोई टैक्स लेने का अधिकार छीन रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच का विवाद पहला है। दूसरा, कोई केंद्र और उसके साथ कोई राज्य, उसके विपरीत कोई अन्य राज्य और समूह। मतलब क्या कह रहे हैं? मान लो कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक साथ उसके विपरीत लड़ रहा है, यानी केंद्र सरकार बिहार सरकार के विपरीत यूपी सरकार, झारखंड सरकार, इस तरह का लिख सकते हैं। केंद्र और कोई राज्य बनाम अन्य राज्य के विवाद को सुलझाता है। अन्यथा तीसरा क्या है? राज्य बनाम राज्य के विवाद को सुलझाता है। ये इसका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देख लिए। अब अगला है न्यायिक क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश है ये। न्यायाधीश का क्या है? आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार का, जो मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, उसका क्या है? सुरक्षा करता है या रक्षा करता है। तो इसमें न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षक है। वह आर्टिकल 32 के तहत जो है कितने 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी कर देश के नागरिकों के मूल अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षक है। ठीक है, वह देश के नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है और उसके आधार पर वह देश के नागरिकों के मूल अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला जो है ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न न्यायालय, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट से के फैसले से क्या है संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मामला दीवानी हो या फौजदारी हो या किसी अन्य प्रकार का मामला हो, तो किसी भी प्रकार के मामले के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो जाकर उसके फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपील का अंतिम क्या बोल सकते हैं कि अंतिम सीढ़ी है, जहां पर मतलब बोल सकते हैं कि अपील करने का यह सबसे उच्च अधिकारिता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो किसी भी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जो है आप अपना अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब है सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 143 इसको याद रखने का तरीका, 143 में क्या कहता है कि सुप्रीम राष्ट्रपति जो है किसी संवैधानिक मामले पर
सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सलाहकार क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति किसी संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, लेकिन सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। उसकी मर्जी होगी तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, और उसके दिए हुए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। तो यहाँ तक हो गया सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगला है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा बोलिए या न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन को। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है कि यदि संसद अथवा राज्य का विधानसभा विधानमंडल कोई किसी प्रकार की कानून बनाती है तो वह कानून संविधान के सम्मत है अथवा नहीं है, इसकी जाँच करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या बोल रहे हैं, ये या देश का संसद अथवा किसी राज्य का विधानमंडल किसी प्रकार के कानून बनाती है तो वो कानून संविधान के सम्मत है या नहीं है, इसकी जांच करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सारी बातें लिखेंगे आप इसके अंदर, हम लिखे नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और यदि कानून संविधान के किसी भी प्रावधान को, खासकर इसके मूल अधिकार या मूल रूप को उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो वो कानून वहाँ तक समाप्त हो जाती है जिस सीमा तक वो मूल अधिकार को या संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघित करती है या उसको ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक, तो ये आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसकी संरचना अथवा उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यायिक समीक्षा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जुडिशल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की क्लास। ठीक।